अब आलेखनकर्ता रमेश जी हमें कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान विषय का पाठ 2 समझाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। परिवार के सफल संचालन के लिए नियमों का समूह होता है जिससे परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय और विश्वास बना रहता है। नियम मनुष्य के लिए वातावरण उपलब्ध कराते हैं। परिवार का हिस्सा होने के कारण व्यक्ति ऐसा दावा करता है जिसका औचित्य सिद्ध हो। ठीक इसी तरह से देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी नियमों का ऐसा समूह होता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहता है। यह संविधान का पहला काम है। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार मनुष्यों के वे दावे हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता देते हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार 6 प्रकार के हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों, अब हम मूल अधिकारों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। 1982 में एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। बच्चों, हमारे अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। एशियाई खेलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मजदूरों का शोषण नहीं किया जावे एवं उन्हें काम के हिसाब से तय मजदूरी दी जावे। मूल अधिकार न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा और हृदय बताया है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई का अधिकार है। इस प्रकार एशियाई खेलों के उदाहरण में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। इस मुकदमे में शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। विद्यार्थियों, अब हम अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एशियाई खेलों के उदाहरण से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात संविधान का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और इसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा होने पर सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों, अब हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। सर्वप्रथम 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। इस प्रकार यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया
जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों एवं अन्य अधिकारों में अंतर इस प्रकार है। पहला, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। दूसरा अंतर, सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तीसरा अंतर, सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, अर्थात सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। प्यारे बच्चों, अब हम समता के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यहाँ 2 स्थितियों पर विचार करेंगे। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, आप ध्यान से सुनना। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? पहली स्थिति यह है, इसमें स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। दूसरी स्थिति में एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जानते हो ऐसा क्यों किया गया? ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है। एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? आपका उत्तर है भेदभाव नहीं होना चाहिए। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। बच्चों, समता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इस अधिकार से संबंध 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा भारतीय भू क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधारों को लेकर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में व्यवस्था है कि यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुआं, स्नानघाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। ये लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और उसके किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध करता है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बड़ा रूप है। समता के अधिकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। राज्य केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। बच्चों, क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? हाँ, तो आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख है। एक प्रतिष्ठा की समानता और 2 अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। बालकों, इस मौलिक अधिकार का उद्देश्य देश में विधि का शासन स्थापित करना है। इसका प्रयोजन विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समाज समझना है। किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर न तो विशेष अधिकार मिलने चाहिए तथा न किसी प्रकार की अयोग्यता होनी चाहिए। इसका लक्ष्य समाज में प्रचलित सामंती असमानता को समाप्त करना है। विद्यार्थियों, अब हम दूसरे नंबर के अधिकार स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। बच्चों, स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए
और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का आनंद ले सके। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना है। बालकों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, अर्थात इस अधिकार से संबंधित 4 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का पहला अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। बालकों, इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार आदि अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरा अधिकार है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी का अर्थ यह है कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, तब उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अर्थात उसे केवल शक के आधार पर ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। बालकों, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। बालकों, अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है। नंबर 1, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्वक और निरायुध अर्थात बिना हथियार के सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। नंबर 5, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता। तथा नंबर 6, किसी भी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इनका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना है। राज्य को इन सब स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। बालकों, स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न किया हो। बालकों, अब हम तीसरे अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार अर्थात बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यहाँ मानव व्यापार शब्द में शामिल है नंबर 1, पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। नंबर 2, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। नंबर 3, दास। बालकों, बेगार का अर्थ है बिना पारिश्रमिक अर्थात बिना भुगतान के काम कराना। बच्चों, पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से ईंट भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है।
अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय है। बच्चों, बलात्श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। शोषण के अधिकार में अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाया गया है। विद्यार्थियों, अब हम चौथे अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। इस अधिकार से संबंधित 4 अनुच्छेद है। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या वह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 व्यवस्था करता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पोषण किया जाता हो। इसका अर्थ यह है कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। अनुच्छेद 28 व्यवस्था करता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों, अब हम 5वें अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 व्यवस्था करता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद यह भी व्यवस्था करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बालकों, किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम 6वें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बालकों, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं, क्यों कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। बालकों, अब हम अनुच्छेद 32 में वर्णित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझेंगे। इनमें प्रथम रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में हिबियस कार्पस कहते हैं। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। जब कभी किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है तो जिसने उस व्यक्ति को बंदी बना रखा है उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायालय के सम्मुख
प्रत्यक्ष प्रस्तुत करे तथा उन कारणों को बताए जिनके आधार पर उसको बंदी बनाया गया है। यदि न्यायालय जांच करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचता है कि बंदी को विधि विरुद्ध बंद किया गया है तो वह उसे मुक्त करने का आदेश देता है। दूसरी रिट है परमादेश, जिसे अंग्रेजी में मैंडेमस कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरी रिट है प्रतिषेध, जिसे निषेध आदेश भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। चौथी रिट है अधिकार पर्चा, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पर्चा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। पांचवी रिट है उत्प्रेषण रिट। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। प्यारे बच्चों, आज आपने अपने अधिकारों के बारे में जाना। शिक्षक ने हमें कितने अच्छे से स्थितियों का उदाहरण देते हुए अधिकारों के बारे में बताया।